नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में चल रहा अवैध प्लॉटिंग का कारोबार, जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कर रही कार्यवाही। वहीं अवैध प्लॉटिंग में कई दिग्गज लोगों का नाम आया। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। भाजपा नेता ने आत्मानंद स्कूल में हो रही धांधली को लेकर अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग। 250 करोड़ की लागत से बनने वाला जीई रोड का कार्य निर्माण तीव्र गति से चल रहा। 2023 तक सड़क का कार्य हो जाएगा पूर्ण। सेंट्रल जेल दुर्ग में सजा काट रहे कैदी प्राप्त कर रहे शिक्षा, जिसमें 18 कैदी कर रहे बीए की पढ़ाई, तो वहीं 61 कैदी ले रहे स्कूली शिक्षा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। दुर्ग शहर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है। इस महीने मनोज राजपूत के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई थी। मनोज राजपूत ने खुलासा किया है कि शहर में और भी लोग हैं जो धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दुर्ग सहित आसपास के क्षेत्रों में भू माफियाओं के द्वारा अवैध रूप से किए जा रहे प्लाटिंग व कृषि भूमि को डाइवर्शन बगैर बेचा जा रहा है। किसानों से कम कीमत में भूमि को खरीदकर उसे प्लाट काटकर अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है और इसी कड़ी में दुर्ग जिला प्रशासन, निगम प्रशासन एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के द्वारा उर्ला में नेशनल हाईवे के पास खसरा नंबर 782 और 783 में लगभग 1 एकड़ भूमि पर सुनील कुमार गुप्ता एवं हिमांशु अग्रवाल द्वारा बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था, जिसे संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध प्लाटिंग के रोड, रास्ता, नालियों एवं बाउंड्री वॉल को नगर निगम की जेसीबी के द्वारा नेस्त नाबूद कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम अवैध प्लाटिंग के मामले में पूरी तरह से सजग होकर कार्रवाई कर रही है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। दुर्ग शहर की मुख्य सड़क जीई रोड का चौड़ीकरण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। 250 करोड़ की लागत से बनने वाली जीई रोड का कार्य 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। नेहरू नगर चौक से लेकर मिनी माता चौक तक हो रहे जी रोड के सड़क चौड़ीकरण का कार्य आगामी जनवरी 2023 तक हो जाएगा। बरसात के दिनों को देखते हुए काम और तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला पीडब्ल्यूडी अधिकारी अशोक श्रीवास का कहना है कि ये सड़क अपने मियाद अवधि तक जरूर बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे शहरवासियों को एक अच्छी सड़क मिल सकेगी और आवागमन भी सुगम होगा। गौरतलब है कि 250 करोड़ की लागत से नेहरू नगर चौक से होते हुए मिनी माता चौक को जोड़ने वाले जी रोड के सड़क चौड़ीकरण का कार्य विगत साल से किया जा रहा है, जिसके कार्य को कुछ लेट लतीफी और धीमी गति से होने की बात कही जा रही थी, जिसे लेकर जिला लोक निर्माण अधिकारी AK श्रीवास ने खुलकर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा अपने तय समय सीमा के अनुसार कर लिया जाएगा। समय जो सरकार ने दिया है जनवरी 2023 तक, गलत फहमी लोग उत्पन्न कर रहे हैं, गलत बात। सर, ये जो सड़कें हैं इसकी क्वालिटी को लेकर के कुछ बातें आती रहती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? क्वालिटी कोई समझौता ना हो रहा है ना होगा। बहुत बेहतरीन रोड बनाएंगे, समय आने दीजिए, बरसात निकल जाए, डामर करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी करवाएंगे। सर, सड़कें कब तक बनी तो उम्मीद है पूरी, जैसे काम को लेकर के कुछ टेक्निकल फॉल्ट को लेकर कब तक उम्मीद है? 2023 जनवरी तक टाइम है, उससे पहले पूरा हो जाएगा। सर, ये बीजेपी द्वारा मंदिर और चर्च को लेकर के कुछ बातें बीच में कही जा रही हैं, जी, इस पर क्या है? अब चूँकि ये मामला प्रशासन का है, जिस दिन मंदिर हटा के प्रशासन दे देगा, जिला प्रशासन कर देंगे। छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज संगठन के बैनर तले प्रदेश स्तरीय सेन महिला मंडल का गठन किया गया। पत्रकार वार्ता में महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन ने सेन समाज की उपयोगिता और राज्य सरकार की अनदेखी पर चर्चाएं की। छत्तीसगढ़ सर्व सेन समाज संगठन के बैनर तले गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोना सेन ने पत्रकार वार्ता में सेन समाज की उपयोगिता और राज्य सरकार द्वारा सेन समाज की उपेक्षा किए जाने को लेकर चर्चा की। गौरतलब है कि इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय सेन महिला मंडल का किए गए गठन के पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें प्रदेश संरक्षक पुष्पा उमरे को, दुर्ग प्रदेशाध्यक्ष मोना सेन को रायपुर सहित अन्य सेन महिला समाज की महिला जिनमें प्रदेश संरक्षक पुष्पा उमरे को, दुर्ग प्रदेशाध्यक्ष मोना सेन को रायपुर सहित अन्य सेन महिला समाज की महिलाओं को पदाधिकारी नियुक्त किया गया। चर्चा के दौरान सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने और महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सेन समाज के लगभग 7 लाख परिवार व 14 से 18 लाख लोग हैं, जिसको राज्य सरकार अनदेखी कर रही है।
सरकार की ओर से किए गए घोषणा के बाद भी अब तक कोई सहायता नहीं मिली, न ही केश शिल्प बोर्ड का गठन किया जा रहा है और न ही सेन समाज के लोगों के रोजगार की चिंता कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन ने बताया कि सेन समाज के द्वारा सरकार से मांग रखी गई है कि पत्तल दोना बनाने अधिकार दिया जाए। वहीं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मोना सेन ने बताया कि सेन समाज के विकास को लेकर अभी पूरे प्रदेश भर में जाकर संगठन के बैनर तले महिला अध्यक्ष बनाने की कवायद जारी है। वहीं आगे जाकर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना, समाज के हित में बेहतर कार्य किया जा सके, इस संबंध में न्यूज टीम को महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोना सेन और सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सेन, प्रदेश के संरक्षक महिला प्रकोष्ठ की पुष्पा उमरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार अपना काम कर रही है, समाज अपना काम कर रहा है। समाज को जागृत करने के लिए हमें चुना गया है और हम समाज के अंतिम छोर तक समाज के लोगों तक जा रहे हैं। आज जैसे कि अभी आपने देखा कि महिला प्रकोष्ठ का गठन प्रदेश में सुश्री मोना सेन जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। वे भी लगातार सभी जिलों का दौरा कर रही हैं, हमारे साथ में कंधा से कंधा मिला करके चल रही हैं। वैसे ही हमारी कमेटी के सभी जो हमारे साथ में मिलकर के समाज के उत्थान के लिए हर वह प्रयास कर रहे हैं जिससे समाज आगे आए और राजनीति से लेकर के हर क्षेत्र में समाज के लोग अच्छा हिस्सेदारी निभाएंगे। यह कामना करके हम लोग समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जी हाँ, समाज का उपेक्षा का बात इसलिए है क्योंकि हम समाज की तरफ से कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि हमारे समाज की पीड़ा है, जैसे कि हमारे लोग गांव गंवाई में काम करते हैं, उनको मेहनत के बदले में अनाज मिलता है। उस अनाज को सरकार समर्थन मूल्य में खरीदे, यह मांग हमने रखा, पर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। उसके साथ साथ दोना पत्तल जो हमारा विशेष व्यवसाय रहा है सेन समाज का, उसको बनाने के लिए भी हमने सरकार के पास में मांग रखा कि इसको दे दिया जाए तो हमारा 5 लाख परिवार को रोजगार मिल सकता है। उस पर जबकि डिस्पोजल, पानी पाउच ये सब बंद करने का आया है, तो डिस्पोजल और प्लास्टिक के बर्तनें जब बंद हो रही है तो दोना पत्तल बहुत अच्छा ऑप्शन है। और दोना पत्तल का काम हम लोग करते थे जिससे समाज को भी फायदा होता था, अन्य समाज को भी फायदा होता था। दोना पत्तल गाय भी खा जाती थी तब भी उसका आहार बनता था और खेत में जाती है तो खाद बनता था। और ऐसा व्यवसाय हमारा, सुंदर व्यवसाय हमारा था, उसको भी आज अन्य लोग छीन लिए हैं। तो हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि सरकार उसे हमें पुनः दे और जो नए समाज के द्वारा दोना पत्तल बना के आएगा वही बाजार में बिके। आने वाले समय को प्रत्याशी बनाया जाए। बिल्कुल, हमारे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमारे समाज के बड़े चेहरा हैं जिनको हम चाहेंगे कि इस बार विधानसभा में दोनों पार्टियां प्रतिनिधित्व का अवसर देवे। जैसे कि हमारे यहाँ दुर्ग जिले में 2 धाकड़ लोग हैं, हमारे नंद कुमार सेन जी हैं, हमारे रिकेश सेन जी हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से नंद कुमार सेन जी हैं। वैसे ही बिलासपुर में त्रिलोक चंद्र श्रीवास जी हैं और गौरी शंकर जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारी महिला टीम से जो सशक्त हमारी पूर्व केश शिल्प बोर्ड की चेयरमैन भी रह चुकी हैं और हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष है प्रदेश की सुश्री मोना सेन जी। उनको किसी का नाम का मोहताज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि उनको टिकट दे सरकार और पूरा समाज मिल करके उनको साथ देगा और हम जीत करके दिखाएंगे जिस विधानसभा से भी उनको टिकट मिलता है। ठीक, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पूरे प्रदेश अध्यक्ष में मैंने महिला संगठन का मतलब गठन किया हुआ है। दुर्ग जिले का भी मैंने किया है, उसी का आज छत्तीसगढ़ सेन समाज की संरक्षक के पद पे हूँ। और अभी तक तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें मैं इनका सहयोग देती आ रही हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं समाज के लिए जो भी कार्य करेंगी हमेशा मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। सेंट्रल जेल दुर्ग के कारागार में 18 कैदी ऐसे हैं जो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं 61 कैदी स्कूली शिक्षा ले रहे हैं, जिसमें 17 महिलाएं भी शामिल हैं। जेल प्रशासन की माने तो वह हर एक कैदी और बंदी को शिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब वे जेल से बाहर निकले तो शिक्षित समाज का हिस्सा बन सके। सेंट्रल जेल दुर्ग में सजा काट रहे बंदियों में भी अब शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है। वह कारागार में रहते हुए ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे कि जब उनका कारावास पूरा हो जाए तो वह बाहर आकर शिक्षा के माध्यम से रोजगार कर सके। जेल प्रशासन के अनुसार 18 बंदियों ने इग्नू के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर के अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही जेल में शिक्षा विभाग के सहयोग से कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक 61 कैदी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें पुरुष बंदी 44 व 17 महिला बंदी शामिल हैं, जो पढ़ाई करने के बाद अभी हाल ही में परीक्षा दे दिए हैं।
जेल अधीक्षक के अनुसार इसके अलावा 2 विचाराधीन बंदी न्यायालय के निर्देश पर दुर्ग विश्वविद्यालय के बीकॉम व बीएससी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। सेंट्रल जेल दुर्ग में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने का काम भी किया जा रहा है। जेल में लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां किताबें लेकर बंदी स्कूल कॉलेजों के अलावा महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ रहे हैं। जेल प्रशासन की माने तो जेल में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले कैदी स्कूल शिक्षा वालों को पढ़ाते हैं। साथ ही जेल में कैदियों को मनोरंजन के लिए टीवी, चेस, कैरम बोर्ड जैसी कई चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। जेल अधीक्षक योगेश छत्री ने बताया कि बंदी कैदियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे वे अपराध से दूर रहकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इस समय 18 कैदी कॉलेज व 61 कैदी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जेल में जो है बंदियों को के सुधार के क्रम में उनको अवसर देने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें कि शिक्षा के अंतर्गत जो है विगतवर्ष जो है 60 बंदी जो है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण में संलग्न थे। इसके अतिरिक्त 17 बंदियों का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तहत के अंतर्गत स्नातक कोर्स में भी एडमिशन कराया गया। इसके अलावा 7 बंदी जो है पेंटिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जेल में उद्योग भी संचालित है, जहां पर बंदी जो है वुड वर्क, फैब्रिकेशन, सिलाई तथा प्रिंटिंग प्रेस उद्योग में कार्य करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन के साथ प्रशिक्षण दोनों ही उसका पार्ट होता है। इसमें लगभग हमारे 150 के करीब बंदी संलग्न है। बुनाई उद्योग भी संचालित है, जहाँ पर जेल में बंदियों के उपयोग के लिए जो है दरी और बंदी लिए जाते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। पुलगांव नाला डायवर्सन का कार्य लगभग 17% पूर्ण हो चुका है, जिसके निरीक्षण के लिए महापौर गुरुवार की सुबह अफसरों के साथ जगह पर पहुंचे। 3 करोड़ से हो रहे पुलगांव डायवर्सन कार्य का निरीक्षण करने गुरुवार को विधायक अरुण वोरा के निर्देश पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कार्यपालन अभियंता राजेश पांडे, सहायक अभियंता आर.के. जैन, उप अभियंता भीमराव, पूर्व पार्षद प्रकाश गीते एवं निर्माणाधीन एजेंसी के ठेकेदारों के साथ शिवनाथ नदी स्थित 24 MLD जल शोधन संयंत्र के इंटेक वेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर बाकलीवाल ने अफसरों को निर्देश दिया कि पुलगांव नाला से बहकर आने वाले जलकुंभ भी किसी तरह से इंटेक वेल को प्रभावित न करें। इसके लिए परिवर्तित मार्ग लगभग तैयार कर लिया गया है, जिसे अतिशीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा, ताकि इंटेक वेल से पेयजल की अवरुद्ध गति से आपूर्ति की जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पुलगांव नाला से गंदा पानी के साथ जलकुंभ भी इंटेक वेल में बहकर आकर एकत्र हो जाता था और पानी की सप्लाई बाधित हो जाती थी। अब डायवर्शन मार्ग बनाने से इस समस्या से पूरी तरह निजात मिलेगी तथा शहर के आम नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। इस दिशा में लगातार प्रयास जारी है और समय रहते कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। महापौर ने कहा कि शहर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सौंदर्यीकरण एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लगातार काम कराए जा रहे हैं। पुरानी महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत दिनों से ये मांग की जा रही थी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी। जब से शहर में कांग्रेस की सरकार बनी है प्रदेश में और शहर में हमारी परिषद बनी है, उसके बाद से इस कार्य का टेंडर हुआ लगभग 3.5 करोड़ की लागत का। जो नाले का गंदा पानी डायरेक्ट इंटेक वेल में जाता था, उसको स्क्रीनिंग करके दूसरी तरफ छोड़ा जा रहा है, तो जिससे जो पानी, जो पीने का पानी जो हमारे दुर्ग शहर की जनता को जाता है, जिसमें हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी। पहले हम उसमें एलम ब्लीचिंग की मात्रा ज़्यादा लगती थी, अब ये मतलब ज़्यादा गंदा पानी नहीं जाएगा, साफ़ पानी जाएगा, तो इसमें कॉस्टिंग भी कम होगी। तो ये बहुत ही पुरानी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे शहर की जनता को शुद्ध पानी मिलेगा। सर, लंबे समय से बोला तो जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कार्य में काफ़ी लेटती देखी जा रही है। ये बहुत ही कठिन काम था। इसमें आज हम लोग बहुत अभी तेज़ी से करते हुए 70% कार्य पूर्ण हो चुका है और उम्मीद है आने वाले 2-3 महीने में इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। शिवनाथ नदी के पास जो एनीकट है वो काफ़ी जनसंख्या से उसकी गंदगी को देखा जा रहा है, उसको लेकर के नगर निगम क्या कर रहा है? नहीं, उसकी लगातार सफाई होती है और अभी भी वहाँ से हमने ऐसी व्यवस्था की है कि डायरेक्ट गंदा पानी यानी इसमें नहीं जा रहा है, यानी कि उसमें अपना क्या बोलते हैं उसमें इंटेक। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों की 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने एक दिवसीय आंदोलन दुर्ग में किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर समय समय पर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन पश्चात शहर में रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आज पूरे प्रदेश में 146 विकासखंडों में 29 जिलों में प्रदर्शन कर रहा है। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि राज्य शासन ने यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता नहीं दिया, जिसके वजह से हमारे कर्मचारियों को 28 माह से ज़्यादा हर महीना 5 से 6 हज़ार रुपये का मिनिमम नुकसान हो रहा है। अगर एक साल में अगर हम देखते हैं तो ये नुकसान जो आंकड़ा है, छोटे कर्मचारियों में 40,000 से लेकर बड़े अधिकारी तक हम जाते हैं तो 2,25,000 तक का आता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह किया है कि देय तिथि से इसको स्वीकृत करने के लिए कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक शासन में जो बैठे हमारे वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं वो अपने मुद्दों को, अपना HRA को, अपने DA को देय तिथि से ले रहे हैं और 1 जुलाई 19 से लेकर जितना भी पीरियड उनका बना है, 1 जुलाई 19 का, 1 जनवरी 20 का, 1 जुलाई 20 का, 1 जनवरी 21 का, 1 जनवरी 22 का, 1 जनवरी, ये सब चले आ रहा है। जितना महीना, हर 6 महीने में ये बाकायदा एरियस ले रहे हैं और हमारे कर्मचारियों का जब फाइल जाता है तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे IAS अधिकारी हैं ये गलत जानकारी दे रहे हैं। हमारा उसी बात को लेकर हम प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों आपका 5% DA तो बढ़ा है, कितने % की मांग कर रहे हैं? 5% DA जो बढ़ा है वो भगवान जाने वो कौन सा DA है। DA के लिए बड़ा मूलभूत सिद्धांत है, कर्मचारी अधिकारी सब जानते हैं। केंद्र सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA रिवाइज करती है और ये इन्होंने दिया है 1 मई 22 से। अब हम सरकार से पूछ रहे हैं कि 1 महीने 22 से तो दिया, लेकिन 1 जनवरी 20 से लेकर अपना ये आ रहा है 1 जनवरी 22 तक, अब ये जुलाई लग जाएगा। तो इनमें से इस पूरे पीरियड में कौन से महीने का है और हमारा एरियस का क्या होगा, ये हमारे सरकार को हम पूछना चाहते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में संवेदनशील होने का परिचय देना चाहिए। सरकार के जितने भी काम काज होते हैं वो हमारे कर्मचारी और अधिकारी के बदौलत हो रहे हैं। अगर हमने कार्यालय में अपना काम नहीं किया तो सरकार का काम नहीं होगा। सरकार का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के तहत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। उन्होंने कहा कि बीते 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री से चर्चा में अपना पक्ष रखा गया था, जिस पर बाद में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना को दिए गए स्नातक प्रमाण पत्र को मान्यता देने की मांग की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अखिल पूर्व सैनिक सेवा परिषद महासचिव पवन निषाद ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व सैनिकों को 10% आरक्षण दिया गया है, किंतु रिक्त पदों के वर्गवार संख्या में पूर्व सैनिकों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, जो कि दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि रक्षा मंत्रालय स्नातक प्रमाण पत्र को मान्य करे एवं पूर्व सैनिकों को सेवा का अवसर दे। बाइट पवन निषाद, महासचिव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। ये 10% को आर्टिकल में शो नहीं किया हुआ है। जो वैकेंसीज निकलती है नोटिफिकेशन में तो 10% पता है, तो 10% में बाकी सबका वर्गवार निकलता है, तो वर्गवार में हमारे शो नहीं करता। ये वो एक मतलब एक फॉल्ट है।
दूसरा जो है 10% को आरक्षण पीछे पेज में 10% रिजर्वेशन लिखा हुआ मिलता है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं किसी और दिशा की ओर जाने का संकेत दिखता है। दूसरा अपने को रक्षा मंत्रालय से हम सब जितने भी पूर्व सैनिक रिटायर्ड होकर आते हैं सैनिक और पूर्व सैनिक बनते हैं उनको सबको जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पर जो है सिविल में आने के बाद जितने भी समकक्ष करके जो भी अलॉटमेंट निकलता है, वैकेंसी अलॉटमेंट निकलता है, उसमें वैलिड होता है और उसमें प्रॉपर कोट किया होता है रूल को। तो इस सबको होने के बावजूद जो है शासन जो है इसकी मान्यता नहीं करते हुए कैंडिडेट को अपात्र घोषित कर देता है। इसी बात को हम जो है मुख्यमंत्री को संज्ञान में देने के लिए अपने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये मैसेज अपना संदेश देने के लिए पत्र देने के लिए आए हुए थे। मैं पवन कुमार निषाद, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद महासचिव। आज हम लोग पूरा सैनिक इसलिए इकट्ठे हुए थे कि आज हमारे जो एसआई सूबेदार इंस्पेक्टर की जो भर्ती हो रहा है उसमें हमारे जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डिफेंस मंत्रालय जो हम लोग को सभी पूर्व सैनिक को जितना भी मिलता है उनको मान्य नहीं किया हुआ है। इससे पहले सभी स्टेट में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। और आज हमारे पूर्व सैनिक लोग 2018, 19, 20 से अभी पूरा इन लोग अब प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। इन लोग अपना पढ़ाई लिखित में बिल्कुल एकदम समक्ष हो गए और आज की डेट में ही उनको हमारे जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हुआ है उनको मान्य नहीं कर रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व सैनिक की जो हमको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है उनको जल्दी से मान्य। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1.5 दर्जन कर्मचारियों और शिक्षकों को विभागीय त्रुटिवश अपात्र बताकर बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नितेश साहू के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले में दुर्ग जिला आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मेहरबान सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा अलग अलग स्वामी आत्मानंद स्कूलों में चल रही अनियमितताओं को देखा, जिसमें खुर्सीपार स्थित आत्मानंद स्कूल के कक्षा 4 और 5 के छात्रों को जबरन पूरक परीक्षा लेकर उन्हें स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। 9वीं तथा 10वीं में पहले से पढ़ रहे बच्चों का प्रवेश परीक्षा लेकर उनको स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। प्रवेश परीक्षा के नाम पर धांधली करके अनेकों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है, जिसमें बाहर के बच्चों को प्रवेश देकर पहले से पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से निष्कासित किया जा रहा है। वीओ 2 आम आदमी पार्टी भिलाई अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने आरोप लगाया कि खुर्सीपार स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि 10वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं दिया गया, जबकि जिस बच्चे का प्रवेश परीक्षा में विज्ञान विषय में 0 अंक आया है उस बच्चे को 11वीं में विज्ञान देने का निर्णय लिया गया है, एवं जिस बच्चे को प्रवेश परीक्षा में गणित में मात्र 2 अंक प्राप्त हुए हैं उनको 11वीं के लिए गणित विषय देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जब पालक प्राचार्य महोदय से बात करना चाहते हैं तब प्राचार्य उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी बातें सुनने से इनकार कर देते हैं। पालकों द्वारा स्कूल में पैसे लेकर प्रवेश दिलाने की भी आशंका जताई जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल एक कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल क्या है? बिल्डिंग वही है, बच्चे जिस टेबल पर पढ़ेंगे वो टेबल वही है, टीचर वही हैं, सिर्फ एक नाम दिया गया है। और दूसरी बात जो इंग्लिश मीडियम है वो सीजी इंग्लिश मीडियम उन्होंने कर दिया है। दूसरी बात, इस नाम से स्वामी आत्मानंद स्कूल जितने भी हैं हर जगह गड़बड़ी पाई जा रही है। लोगों को ये दिमाग में बैठाया गया है कि बहुत अच्छा स्तर है, जिससे इसके ऊपर ना लेन देन, एडमिशन में लेन देन शुरू हो गई है। मेरे पास प्रमाण है। किस चीज़ का? एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। क्यों लिए जा रहे हैं? स्वामी आत्मानंद का रिज़ल्ट, स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए लड़कों को, नए लड़कों को, अच्छे लड़कों को वहाँ पे एडमिशन दिया जा रहा है। जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको अवॉइड किया जा रहा है, कोई भी रीज़न बता करके उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। खुद हमने जा कर के 3-4 स्कूलों में इस बात का पता किया, जबकि विवेक के ऊपर, प्रिंसिपल के विवेक के ऊपर छोड़ा गया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप चाहें तो लें, चाहें तो न लें, ठीक है।
किसी स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, किसी स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, ये कोई पद्धति है क्या? नहीं। तो कोई नियम कानून नहीं है, जिसको जैसा आया वो अपने तरीके से इसको हैंडल कर रहा है। यही मुख्य शिकायत का विषय है। अब प्रिंसिपल अगर अपने विवेक का गलत दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसकी जांच कौन करेगा और कार्रवाई कब होगी, किस जन्म में होगी, ये भी एक सोचनीय विषय है। तो अब वही शिकायत लेकर के हम लोग डीओ साहब के पास आए थे। आज तो स्ट्राइक है, अब स्ट्राइक की वजह से देखो 2-4 दिन रुक के ही कार्रवाई होगी। तो मेन दोषी इसमें किसको मानते हैं आप? प्रिंसिपल को मानते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार को मानते हैं, छत्तीसगढ़ अधिकारी को? बालाजी नगर आत्मानंद स्कूल खुशी पार्क, वहाँ के कुछ बच्चे हमारे पास शिकायत लेकर के आए थे कि वहाँ के प्रिंसिपल जो हैं वो अपनी मन मर्जी से लोगों का, बच्चों का जो 10th से पास होकर के 11th में भी गए हैं, वो अपनी मन मर्जी से एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं और एक नहीं 2-2 एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसके पीछे का उनका उद्देश्य ये है, वो उनसे बात किया हम लोगों ने, लगभग आधा घंटे चर्चा किया इस विषय पे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनको स्कूल में जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको बाहर से नए बच्चे लेकर के आने हैं। अब उसका कारण क्या है ये तो जांच का विषय है। तो आरोप ये लगा रहे हैं कि आप लोकल जो बच्चे हैं उनको एडमिशन ना देके बाहर के बच्चों जी, जो लोकल बच्चे हैं जो 80%, 84%, यहाँ तक कि 85% तक बच्चे जो लोगों ने 9वीं और 10वीं उसी क्लास में पढ़ा, उसी स्कूल में पढ़ा और आगे चल के वो अच्छा नंबर लेके आए, उन्हीं को उन्होंने मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से उनको बाहर कर दिया स्कूल से। आप लोगों की मांगे क्या है? इनको एडमिशन दिलवाना या प्रिंसिपल को निरस्त? हमारा मुख्य मांग है कि ये जो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, जो हकदार है वहाँ पढ़ने के, उनको अपना मन चाहे विषय मिलने चाहिए, उन्हें वापस स्कूल में रखा जाए और उनके लिए व्यवस्था की जाए, उनका विषय जो वो चाहते हैं उनको मिलना चाहिए। रामपाल, आम आदमी पार्टी। सर ये बात है कि हमने टेंथ में हमने अच्छा परसेंटेज लाया और सर परसेंटेज के बेस पे कभी भी अगर बच्चों को मिलता है परसेंटेज के बेस पे ही उसे सब्जेक्ट दिया जाता है। तो सर हमारे प्रिंसिपल में किया ये है कि उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया और एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर हमें बाहर निकाला गया है। तो सर ऐसा तो नहीं होता है ना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए आप किसी बच्चे को भी अपने धांधली करे, अपने मर्ज़ी से किसी को भी बाहर कर दोगे। हाँ, हमने तो कोई ना गलत किया, हमने 81% लाया, हमने अपने चीज़ के लिए बोला। उसके बाद भी सर ने बोला है कि बाहर के बच्चे हमें टॉपर चाहिए, हमें तुम जैसे कोई ज़रूरत नहीं है। और हमने ये भी बोला सर, आपने बोला था 81% के बच्चों को अंदर लिया जाएगा, सर ने ये भी बोला। और सर आखिरी में ये बोलते हैं कि तुम लोग इस लायक नहीं हो। सीधा सर ने ये बोला तुम लोग इस लायक नहीं हो, तुम्हारे से इसलिए एंट्रेंस लिया गया है और हमें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, स्कूल में नहीं दिया जा रहा है। सचिन यादव, क्लास 10th। ग्रेड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। पूर्व सांसदीय सचिव लाभचंद बाफना, प्रदेश भाजपा मंत्री श्रीमती उषा टावरी व जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में बुधवार को अग्निपथ विषय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना ने बताया कि अग्निपथ योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है वह एक बहुत ही अच्छी और सफल योजना है, जिससे आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। भले ही सेना में वे अपनी सेवाएं महज 4 साल तक ही दे पाएंगे, लेकिन सेना से निकलने के बाद उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। अग्निपथ योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन कांग्रेस इस योजना पर पलीता लगा रही है और युवाओं को योजना के प्रति भड़काकर जगह जगह तोड़फोड़ करना, ट्रेनों में आग लगाने, दंगे फसाद करवाना जैसी स्थिति उत्पन्न कर रही है, जिससे युवा भड़क जाएं और इस योजना का विरोध करें। मुझे लगता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बहुत परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी सोच के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना से युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा और उस उम्र में जिस समय वो अपने भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे समय पर उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग मिलना उनके बेहतर भविष्य के लिए 4 साल के बाद में भी उनका भविष्य और सुनहरा हो, अच्छा हो, इस भविष्य को देखते हुए ये योजना निश्चित तौर पर बहुत क्रांतिकारी है और मुझे लगता है कि सभी को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में भारत के युवा बहुत मजबूती के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसमें भ्रम फैला रही है और कांग्रेस पार्टी की ये पुरानी रीति रही है कि कांग्रेस पार्टी
हर बार जो भी विषय आए हैं, सेना के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करके उनके मनोबल को गिराना, सेना की कार्यक्षमता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने इस बार इस योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस उम्र में युवक विवाह करता है, 24 साल, उस उम्र में वह सेना से रिटायर हो जाएगा। तो ये किस तरह की योजना है अग्निपथ की, रिटायरमेंट में विवाह और आगे का क्या भविष्य रहेगा फिर इसका? जिसकी जैसी सोच होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी को जैसा समझ आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार योजना को पढ़ना चाहिए और जो बात को वो कहना चाह रहे हैं। आज भारत की सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, अब वो 24 वर्ष हो जाएगी। युवा 24 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे भविष्य खुले हुए हैं। बहुत सी जगहों पर उसे नौकरी मिलेगी, जहाँ पर वो नौकरी करने जा रहा है आने वाले समय पर वहाँ पर वो 25% लोगों को वहाँ स्थायी नौकरी मिलेगी। तो एक बेहतर भविष्य के लिए जिस समय वो शादी विवाह की बात करता है तो नौकरी भी तो खोजता है। बिना नौकरी के कहाँ पे शादी विवाह की बात होती है। मुख्यमंत्री जी को इसे एक अच्छे सोच और सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। बिना पैसे के शादी ब्याह तो माता पिता भी नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक बेहतर भविष्य, एक अच्छा भविष्य। और अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ करिए, अगर अच्छा है तो अपने प्रदेश के युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उसमें राजनीति करिए। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी जी उस विषय पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्वेलित होना चाहिए। आप आग लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा में अगर लोग बात करते हैं, विधायक बात करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी बात कहेंगे तो भारत के युवा, छत्तीसगढ़ के युवा उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कहना चाहूँगी कि उनको बार बार ये भ्रमित करने की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। अभी उनका भी कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। 4 साल चल रहा है, जिन बातों को उन्होंने कहा है वो योजनाएं कहीं लागू नहीं, कोई घोषणा पत्र की बात नहीं लागू। घोषणा पत्र में जो बातों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात कही, आज के दिनांक तक बेरोजगारी भत्ता के लिए हम खोज रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने युवाओं को मिला, कहाँ मिला। शराबबंदी की बात कही, वो नहीं हो पाया। रोज आपके शासकीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको डरा के, धमका के, चमका के आप उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा किया जा सकता है। मैडम, बीजापुर के जो विधायक है मंडावी जी, उनका बयान आया विवादित बयान, उसको किस रूप में देखिए? मैंने उस बयान पे कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायक से ये जरूर पूछना चाहिए कि विधायक ने इस भाषा में अगर कहा है तो मुख्यमंत्री उस पर क्या कहते हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है। प्राइम न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा व पूर्व पार्षद दिवाकर भारती पर भिलाई के होटल व्यवसाय सुभाष साव से 5 लाख रुपए की उगाही का मामला सामने आया है। तो वहीं होटल व्यवसायी ने दोनों कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया है। राजेंद्र अरोड़ा ने कहा कि होटल कारोबारी सुभाष साव से जान माल की खतरे की आशंका जताई गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व भिलाई निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा तथा पूर्व पार्षद दिवाकर भारती ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के जरिए होटल कारोबारी सुभाष साव से जान माल के खतरे की आशंका जताई है। उन्होंने इसे लेकर जिले के एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची जा रही है। दरअसल अवैध वसूली के एक मामले में होटल कारोबारी सुभाष साव की शिकायत पर सुपेला पुलिस ने कांग्रेस नेता राजेंद्र अरोड़ा व दिवाकर भारती के खिलाफ धारा 384, 34 और 506 के तहत अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज होने के बाद राजेंद्र अरोड़ा व दिवाकर भारती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई। जमानत मिलने के बाद दोनों कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। वहीं शहर के मशहूर होटल व्यवसायी सुभाष साव के अनुसार राजेंद्र अरोड़ा और दिवाकर भारती उन्हें 1 साल से लगातार होटल के बेसमेंट में पार्किंग को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ माह पहले दिवाकर भारती ने सुभाष साव से व्हाट्सएप से संपर्क कर इंडियन कॉफी हाउस में बुलाकर कहा कि राजेंद्र अरोड़ा को 1 लाख रुपए दे दो, पूरा मामला समाप्त हो जाएगा। सुभाष साव को कहा गया कि 1 लाख रुपए बैकुंठ धाम मंदिर की दान पेटी में डाल दो, जिसके बाद होटल व्यवसायी ने दान पेटी में पैसे डाल दिए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 5 लाख की डिमांड करने लगे।
लेकिन सुभाष साव ने सुपेला थाने में राजेंद्र अरोड़ा और दिवाकर भारती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज करा दिया, जिसके बाद दान पेटी को खोला गया, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपये 100 रुपये ही मिले थे, जिसमें सिर्फ 5,100 रुपये ही मिले। अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं सुभाष साव का कहना है कि उनके होटल के बेसमेंट को लेकर नगर निगम, नगर निवेश व यातायात विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र कोर्ट को भेज दिया है। इसके बाद भी दोनों नेता उन्हें परेशान कर। मैंने माननीय उच्च न्यायालय में सुभाष साव जी के तीनों होटल अमित पार्क इंटरनेशनल और अमित इंटरनेशनल के खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसका नंबर PIL 55/2022 है। उसमें मैंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम बार बार इसको नोटिस दे के चुप हो जाती है, लेकिन पार्किंग तलघर में लिखा है और बड़े होटल हैं, इनकी पार्किंग रोड में होती है, जिससे नेशनल हाईवे 53 जो है वो बाधित हो जाती है शाम के टाइम हर समय। और कई दुर्ग जाते हैं, कई लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाते हैं, तो जो पावर हाउस तरफ से आने वाले लोग इसी रोड से जाते हैं और चौक से घूम के आते हैं। चाहे BM शाह हो, दुर्ग हॉस्पिटल भी है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल, तो जाम रहता है, जिससे हॉस्पिटल जाने में भी असुविधा होती है, जनमानस को बहुत असुविधा होती है। और मेरा ऑफिस पावर हाउस में है और मैं घर जाता हूँ वैशाली नगर में, इसी रोड से जाता हूँ। एक बार एम्बुलेंस भी फंसी थी, उसका भी मैंने फ़ोटो लगा दिया माननीय उच्च न्यायालय में। और सब कुछ उसके बाद देखा, जब एम्बुलेंस फंसी है तो मैं कैसे कैसे करके उसको निकलवा दिया। और उसके बाद मैंने माननीय उच्च न्यायालय में बोला कि सिर्फ नगर निगम नोटिस देते हैं, 14 में दे दिया, 15 में दे दिया, लेकिन कुछ करता नहीं। तो PIL दायर की उन्होंने मेरे पिटीशन को अलाउ करते समय सुभाष साव, उनकी पत्नी और जिनका दोनों के नाम से वो होटल हैं, तथा गवर्नमेंट को, टाउन कंडी प्लानिंग को, नगर निगम को नोटिस जारी किया और ट्रैफिक पुलिस को भी बोला गया कि आप उस व्यवस्था को सुनिश्चित करें अगली पेशी तक। अब नगर निगम ने जवाब दे दिया है और बाकी सुभाष जी का जवाब आना बाकी है। और सुभाष साव जी का आरोप क्या है थाने में आपके खिलाफ में और दिवाकर भारती के खिलाफ में? देखिए, जो उन्होंने अपराध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सूरजपुर के तारा इलाके में तड़के सुबह कार और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज अंबिकापुर के निजी अस्पताल में जारी है, तो वहीं घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भिलाई जा रही एक क्विड कार तारा गांव में रायपुर की तरफ से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग कार में फंस गए, जिन्हें तारा चौकी पुलिस के द्वारा रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। कार सवार सही व्यक्ति एक ही परिवार के थे, जिनका नाम वीरेंद्र यादव, सभापति यादव, हरेंद्र यादव, राकेश यादव और राजेंद्र यादव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। तारा चौकी क्षेत्र के पास सुबह 5:30 से 5:45 बजे की घटना है। इसमें एक कार जिसमें 5 लोग सवार थे, वो उत्तर प्रदेश से भिलाई की तरफ जा रही थी, वो भिलाई जा रहे थे। और जो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रक बिलासपुर की तरफ से इधर अंबिकापुर तरफ आ रही थी और आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और 3 लोग घायल थे, जिनको तत्काल एम्बुलेंस से अंबिकापुर हॉस्पिटल भेजा गया था। वो घायलों की स्थिति अभी ठीक है और इसमें ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रक को भी पकड़ लिया गया है और आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।